हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजदीप धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है इसके विषय में आपको मालूम है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारीकियों को समझाया था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरे पद की अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। तो तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं, आइए हम लोग इस विषय पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, तो फिर आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं। तो तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, उसके बाद है करन तत्पुरुष, उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये है समास के भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष, उसके बाद है करन तत्पुरुष, उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद है अपदान तत्पुरुष, उसके बाद है संबंध तत्पुरुष और फिर है अधिकरण तत्पुरुष। तो आइए जानते हैं इन समास के बारे में। तत्पुरुष समास के जो विभिन्न भेद हैं उन भेदों के बारे में अभी जानते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये सामसिक पद जो है कर्म तत्पुरुष के तहत आएगा या फिर कर्म तत्पुरुष के तहत आएगा। इसके विषय में हम लोग कैसे जानेंगे, इस पर चलिए हम लोग अभी बात करते हैं। तो कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे होती है बच्चों। कर्म तत्पुरुष की पहचान ऐसे की जाती है जब हम लोग किसी भी एक सामसिक पद को तोड़कर समास विग्रह करेंगे। यानी सामसिक पद को जब हम लोग सामसिक पद का मीनिंग लिखते हैं तभी वो समास विग्रह कहलाता है कि नहीं बच्चों। सामसिक पद का मीनिंग जब हम लोग लिखते हैं तभी वो समास विग्रह कहलाता है। तो जब हम लोग किसी भी एक सामसिक पद का समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह करने के बाद अगर उसमें हमें को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सेंटेंस के बीच में अगर हमें को मिल जाएगा तो फिर वो जो है कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि माखन चोर, माखन चोर। तो माखन चोर जो है ये एक सामसिक पद है। अगर इसको मैं इसका मैं समास विग्रह करूं तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि माखन को चुराने वाला। ये जो है ये समास विग्रह किया है मैंने एक सामसिक पद का जिसका नाम है माखन चोर। तो माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ पे बीच में को है, को शब्द है। तो जब भी हम किसी भी एक सामसिक पद को समास विग्रह में तब्दील करेंगे और समास विग्रह में तब्दील करने के बाद अगर उसमें से किसी भी भाग में हमें को शब्द मिल जाएगा तो फिर हम उसे कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं। तो ऐसे हम कर्म तत्पुरुष की पहचान कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं करन तत्पुरुष के बारे में। तो करन तत्पुरुष की पहचान कैसे की जाती है बच्चों। जिस तरीके से कर्म तत्पुरुष की पहचान हम लोगों ने को से किया था, उसी तरीके से करन तत्पुरुष की पहचान जो है हम लोग कर सकते हैं से या फिर द्वारा। ठीक है, से या फिर द्वारा, ये दोनों शब्द अगर हमें समास विग्रह करने के बाद कहीं पर भी मिल जाएंगे तो फिर हम उसे करन तत्पुरुष कह सकते हैं बच्चों। जैसे कि सुरकृत मतलब सुर द्वारा कृत। यहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ पे बीच में द्वारा शब्द आया है बच्चों, है कि नहीं। इस सुरकृत जो है ये एक सामसिक पद है। इसको जब मैंने तोड़ के लिखा मतलब समास विग्रह किया तब मुझे आंसर मिला सुर द्वारा कृत। तो यहाँ पे बीच में मुझे द्वारा शब्द मिला है बच्चों, है कि नहीं। तो ये जो द्वारा शब्द मुझे मिला है इसी द्वारा शब्द के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, है कि नहीं। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस एग्जाम्पल के तहत हम लोग जानेंगे कि मतलब कर्म तत्पुरुष में जो और एक भाग है से,
द्वारा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, अभी से का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभी। तो से का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, यानी जो आदमी, जिस आदमी को रोग ने पकड़ लिया हो वही रोगग्रस्त है, रोग से ग्रस्त। तो रोगग्रस्त जो है ये एक सामासिक पद है, जबकि रोग से ग्रस्त जो है ये समास विग्रह है। तो यहाँ पे हम लोग साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे से शब्द है। तो अगर से या फिर द्वारा, इन दोनों में से अगर कोई भी शब्द हमें मिल जाएगा बच्चों, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये करंट तत्पुरुष है। इसका मतलब ये जो है करंट तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो संप्रदान तत्पुरुष की पहचान हम लोग कैसे करते हैं बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द आता है, ठीक है, के लिए शब्द आता है। अगर किसी भी सामासिक पद को हम लोग समास विग्रह में तब्दील करेंगे और समास विग्रह में तब्दील करने के बाद अगर उसमें हमें के लिए शब्द मिल जाएंगे, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो संप्रदान तत्पुरुष है। समास विग्रह क्या है बच्चों? सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है के लिए शब्द है, तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर इसे समास विग्रह में तब्दील करने के बाद यहाँ पे मुझे के लिए शब्द मिला है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह जो है ये जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के तहत हम लोगों ने जान लिया कि अगर हमें समास विग्रह करने के बाद सेंटेंस के किसी भी मोड़ पर हमें के लिए शब्द मिल जाता है, तो फिर वो जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइए अभी बात करते हैं अपदान तत्पुरुष के बारे में। तो अपदान तत्पुरुष की पहचान कैसे हो जाएगी बच्चों? अपदान तत्पुरुष की पहचान भी से होती है, ठीक है। अपदान तत्पुरुष की पहचान भी हमें से शब्द से ही होती है। तो यहाँ पे अपदान कारक का विभक्ति, अपदान कारक के विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी के तहत मैं आपको इस विषय पर थोड़ा और जानकारी प्रदान करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट हमेशा रहता है कि करंट तत्पुरुष की पहचान हम लोग कैसे करेंगे और अपदान तत्पुरुष की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों तत्पुरुष समास में जो है से शब्द है। तो अभी कैसे समझ में आएगा कि करंट तत्पुरुष कौन सा है और अपदान तत्पुरुष कौन सा है, ठीक है। तो इसकी पहचान जो है हम लोग एक साफ तरीके से कर सकते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ अगर वैसा ही आप लोग करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी करंट तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष की पहचान करने में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो शब्द लिए हैं, एक है रोगग्रस्त और दूसरा है पदभ्रष्ट। अभी मैं पहचानूंगा कैसे कि इसमें से करंट तत्पुरुष कौन सा है और अपदान तत्पुरुष कौन सा है, ठीक है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए तो पहले हमें इन शब्दों का समास विग्रह करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग पहचानेंगे। तो रोगग्रस्त का मतलब क्या होता है बच्चों? रोगग्रस्त का मतलब होता है रोग से ग्रस्त, है कि नहीं। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, है कि नहीं बच्चों, रोग से ग्रस्त। अभी बात करते हैं दूसरा जो है पदभ्रष्ट, उसके बारे में। पदभ्रष्ट यानी पद से भ्रष्ट। तो ये रोगग्रस्त जो है इसमें से शब्द है, जबकि पदभ्रष्ट जो है पदभ्रष्ट में भी से शब्द है। तो रोगग्रस्त में जो से शब्द है उसमें कर्ण कारक का उपयोग हुआ है। कर्ण कारक का उपयोग जो है करंट तत्पुरुष में होता है, जबकि अपदान तत्पुरुष में अपदान कारक का प्रयोग होता है। अपदान कारक का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी कर्ण कारक, अपदान कारक ये तो दूर की बात है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी जाकर तो हम लोग पहचानेंगे इसे, क्योंकि मैंने तो आपको कारक के बारे में बताया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी प्रोसेस दिखाता हूँ जिसके तहत आप जो है करंट तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष की पहचान कर सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा ट्रिक्स क्या है? सबसे बड़ा ट्रिक्स ये है कि करंट तत्पुरुष में जो है किसी के द्वारा कार्य होता है,
कोई रहता है जिसके द्वारा कार्य होता है। कर्म कारक यानी किसी के द्वारा कार्य होता है। तो कर्म तत्पुरुष में किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। और जबकि अवदान तत्पुरुष में ऐसा होता है कि जैसे कि आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिल गई हो, या फिर आप कोई कार्य कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल गई हो, या फिर आप कहीं पे थे वहाँ से आप निकल गए हो, ऐसा कुछ उदाहरण जो है वो अवदान तत्पुरुष में आ जाएगा। जैसे कि पथ से भ्रष्ट, कोई बंदा जो है पथ पर चल रहा था, सड़क पर चल रहा था, तो अचानक से वो सड़क से भ्रष्ट हो गया, यानी सड़क से निकल गया, तो वो पथ भ्रष्ट है। कोई बंदा चल रहा था सड़क पर, अचानक से वो जो है मार्ग भूल गया हो, तो वो ऐसा कुछ जो है अवदान तत्पुरुष में होता है। जबकि कर्म तत्पुरुष में जो है किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी रोग जो है यहाँ पर मेन जो यहाँ पर नायक जो है वो है रोग की वजह से ही कोई बंदा जो है ग्रस्त हो गया, मतलब रोग की वजह से काबू में आ गया। तो रोग, तो यहाँ पर हीरो जो है रोग है, इसका मतलब है किसी के द्वारा जब कार्य होता है तब हो जाता है कर्म तत्पुरुष। और जब आप किसी भी ऐसे मौके पर आ जाते हैं जहाँ पर आप किसी बंधन में थे, आपको छुटकारा मिल गया हो बंधन से, या फिर किसी से उधार लिया, जैसे कि ऋण से मुक्त, ऋण लिया था मैंने, अभी ऋण मैंने चुका दिया, ऋण से मुक्त, ये भी हो जाएगा अवदान तत्पुरुष। तो ऐसे हम लोग कर्म तत्पुरुष और अवदान तत्पुरुष की पहचान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आसान सा तरीका बताया जिसके तहत आप लोग इस पर विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको समझने में परेशानी होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, जिसके तहत मुझे पता चलेगा कि आपको कर्म तत्पुरुष और अवदान तत्पुरुष में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं संबंध तत्पुरुष के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो संबंध तत्पुरुष की पहचान कैसे होती है। संबंध तत्पुरुष में आता है का शब्द आता है संबंध तत्पुरुष में। जैसे कि सेना नायक, तो सेना नायक यानी सेना का नायक। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर का शब्द है। तो अगर किसी भी सामसिक पद को समास विग्रह में तब्दील करने के बाद अगर उसमें हमें का शब्द मिल जाता है तो फिर वो संबंध तत्पुरुष होता है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। तो अधिकरण तत्पुरुष की पहचान कैसे होती है। अधिकरण तत्पुरुष में जो है में या फिर पर आता है, में या फिर पर। जैसे कि स्कूटर सवार, तो स्कूटर सवार में देखिए ये सामसिक पद है, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, स्कूटर पर सवार। तो देखिए यहाँ पे पर शब्द है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। आइए चलते हैं अभी और एक उदाहरण दिखाता हूं जिसमें में शब्द का प्रयोग किया गया हो। नीति कुशल, ठीक है, नीति कुशल। तो नीति कुशल का मतलब होता है नीति में कुशल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर में शब्द का प्रयोग किया गया है। तो में शब्द या फिर पर शब्द, इन दोनों में से अगर किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो फिर वो जो है अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमने जान लिया कि कर्म तत्पुरुष में हमें कौन सा शब्द नजर आता है। कर्म तत्पुरुष में हमें को शब्द नजर आता है, कर्म तत्पुरुष में हमें से या फिर द्वारा शब्द नजर आता है, संप्रदान तत्पुरुष में हमें के लिए शब्द का प्रयोग मिल जाता है, अवदान तत्पुरुष में हमें से शब्द दोबारा मिल जाता है, संबंध तत्पुरुष में का शब्द मिलता है, जबकि अधिकरण तत्पुरुष में या फिर पर शब्द मिल जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइए भी बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण या फिर उपमेय उपमा का प्रयोग किया जाता है वो जो है कर्मधारय समास हो जाता है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण या फिर विशेष्य या फिर उपमेय उपमा का प्रयोग होता है वो समास जो है कर्मधारय समास हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि तो विशेषण के बारे में आपको मालूम नहीं है, अगर विशेषण के बारे में आपको मालूम नहीं है तो फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप विशेषण के बारे में भी जान सकते हैं उन वीडियो को देखकर, ठीक है।
तो विशेषण में क्या होता है, विशेषण में किसी के गुण के बारे में बताया जाता है, किसी के दोष के बारे में बताया जाता है, किसी संख्या के बारे में बताया जाता है, परिमाण के बारे में बताया जाता है कि नहीं। ये जो है विशेषण के प्रमुख हथियार हैं। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नीलकमल, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल, नीलकमल। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यानी जो कमल फूल नीला वही है नीलकमल। तो यहाँ पे नीले शब्द का प्रयोग किया गया। नीला जो है एक रंग है, तो रंग जो है, रंग भी विशेषण में आता है। रंग बोधक गुणवाचक विशेषण, रंग जो है गुणवाचक विशेषण में आता है, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। फिर और एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, कमल में। तो इसका मतलब क्या होता है, कमल के समान नयन, जिनका नयन, जिनकी आंखें कमल के समान हो, वही है कमल नयन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर के शब्द है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, नहीं, ये तत्पुरुष समास नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे किसी की आंखों की तुलना कमल फूल के साथ की गई है। इसका मतलब यहाँ पे किसी के गुण के बारे में बताया गया है, किसी का गुण है, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, ये मेरा गुण है कि नहीं। तो यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कमल के समान नयन, जिसका नयन कमल के समान हो, वही है कमल नयन। इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो है ये भी कर्मधारय समास के तहत ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको इस विषय पर समझने में कोई भी दिक्कतें आ रही हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में और बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी एस्केप कर दिया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि समास क्या होता है कि नहीं। तो इसका जो तीसरा भाग है, समास का जो तीसरा भाग है, उसको भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल में। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार जो है मेरे चैनल के ऊपर खूब बरस रहा है। मेरा चैनल जो है और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे चैनल में। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।